दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। अब वैसे तो आप इस टॉपिक को सोसाइटी टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। ये जीएस पेपर 1 में आएगा आपके, जहां पर आप अक्सर वनरेबल सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में भी आप इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। अब आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, एक पिटीशन फाइल की गई थी एपेक्स कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को। यहां पर यह कहा गया था कि भाई इंडियन कल्चर जो है वो मैरिज बेस्ड कल्चर है। तो यहां पर एलजीबीटी कम्युनिटीज, जिसमें लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स आते हैं, इन कपल्स को भी वो सेम अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को मिलते हैं। मींस जो नॉर्मल मैरिजेस होती हैं, जिसमें एक आदमी एक औरत से मैरिज करता है, जैसे अधिकार उनको मिलते हैं, उन कपल्स को मिलते हैं, सेम अधिकार यहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए। जहां पर स्पाउस का स्टेटस मिलना चाहिए, जो भी मैरिड कपल्स हैं। अब इसमें फाइनेंशियल इश्यूज हो, इंश्योरेंस इश्यूज हो, इन सभी में ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए। अब इसके अलावा यहां पर चाहे मेडिकल हो, इनहेरिटेंस हो, सक्सेशन के डिसीजन हो, इन सब में भी इनको कंसीडर करा जाना चाहिए। और लास्ट में यह कहा जाता है कि अडॉप्शन और सेरोगेसी मैटर में भी इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो इसलिए एक पिटीशन फाइल की गई थी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहां पर 17 अक्टूबर को इसकी वर्डिक्ट आई है, यानी कि आज, और काफी पॉजिटिव रही है और कुछ यहां पर नेगेटिव भी रहे हैं। तो इस पूरी डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम इसे हिस्टोरिक एंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में क्या रहा एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ। हम बात करेंगे ब्रिटिश एरा की। 1861 में ब्रिटिशर्स ने सेक्सुअल एक्टिविटीज जो कि अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर थी, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना और इसे सेक्शन 377 के अंडर कवर किया गया था। यानी आईपीसी की धारा 377 के अंडर ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था। इसके बाद 1977 की बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहां पर एक किताब छापी जाती है, एक स्टडी पब्लिश की जाती है होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया के ऊपर, जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। ये किताब छपी थी शकुंतला देवी जी के द्वारा। अब इसके बाद 1994 आता है। 1994 में कुछ वोटिंग राइट्स इन्हें दिए जाते हैं। फिर 2014 आते आते यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, जहां पर ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के तौर पे रजिस्टर किया गया। मतलब ये कहीं ना कहीं एक बड़ी विक्ट्री थी ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्योंकि अभी तक, इससे पहले तक अगर बात की जाए तो भारत के अंदर दो ही लिंग थे, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो जिसकी वजह से अब आप देखते हैं कि बहुत से फॉर्म्स में आपको एक थर्ड जेंडर भी दिखाई देता है, दैट इज ट्रांसजेंडर। देखिए, 2014 की वर्डिक्ट तो काफी अच्छी रही थी, जहां पर ट्रांसजेंडर्स को कहीं ना कहीं लीगल रिकॉग्निशन मिला था। अब इसके बाद 2017 आते आते एक बहुत ही बड़ा फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी को यह कहा जाता है कि भाई आपको राइट टू प्रिवेसी है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, वो उसका राइट टू प्रिवेसी के अंडर आता है। दूसरी चीज, फ्रीडम टू सेफली एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसको भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी इस रूलिंग में। अब इस वर्डिक्ट के बाद एक और पॉजिटिव वर्डिक्ट आती है 2018 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपीसी के अंडर आपकी 377 सेक्शन है, इसको नल एंड वॉइड कर दिया और कहा कि भाई ये जो क्रिमिनलाइजेशन है ये गलत है। अगर दो यूथ अपनी खुद की कंसेंसस के साथ आपस में होमोसेक्सुअलिटी को परफॉर्म करते हैं तो ये उनका लीगल राइट है। अब यहां 2019 आता है, जहां पर पहली बार पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट आता है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए ट्रांसजेंडर्स को, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इन सभी को इस एक्ट में बताया गया था। अब इसके बाद आता है 2023। अब यहां आता है एक आखिरी पड़ाव, यानी अभी तक का आखिरी पड़ाव, जहां पर 2023 में एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वर्डिक्ट दी है। इस जजेस के पैनल में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, दैट इज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस एस आर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस पी एस नरसिम्हा, ये 5 जजेस ने एक मेजर वर्डिक्ट दिए, जिसके थ्रू आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, इनके जो राइट्स हैं वो इवॉल्व करने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब देखिए, इस वर्डिक्ट में जो
मेजर चीज है वो आपको ये याद रखनी कि अभी फिलहाल के लिए जो सेम सेक्स की मैरिज है इनको रिकॉग्नाइज करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम लॉ बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा काम सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करना है। तो ये डिसीजन पार्लियामेंट का रहना चाहिए कि किस तरह से एलजीबीटी कम्युनिटी को उनके राइट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अग्रीव्ड पार्टी थी, मतलब जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, इनका मानना यह है कि ऑल्दो अडॉप्शन के मैटर में कहीं ना कहीं ये जो वर्डिक्ट आई है काफी अच्छी रही है, बट हाँ, लड़ाई थोड़ी लंबी है इनके राइट्स के लिए, लेकिन ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। ऐसा मानना था अंजलि गोपालन का, जो कि पटिशनर की तरफ से, या आप ये कह सकते हैं एक एक्टिविस्ट है एलजीबीटी कम्युनिटी के बेसिक राइट्स के लिए। उनका मानना है कि भारत एक बड़ी डेमोक्रेसी है और वहां पर उनके जो सिटीजन्स हैं उनको बेसिक राइट से वंचित रखना कहीं ना कहीं गलत है, और इस वजह से वो थोड़े इस वर्डिक्ट से डिसअपॉइंट हुई हैं। लेकिन लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, उन्होंने इस चीज की श्योरिटी दी है। अब देखिए, कुछ कम्युनिटी का यह भी मानना है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है ये बेसिकली वेस्टर्न थॉट प्रोसेस की देन है, मतलब इंडिया के कल्चर में इन्हें कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो यहां पर अभी अगर इन्हें ये राइट्स दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को इंडियन सोसाइटी में प्रमोट करेंगे। अब देखिए, हमारे पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्डिक्ट के बारे में तो इतना ही जानना जरूरी था, बट अभी हमें कुछ और चीजों के बारे में भी बात करनी चाहिए कि क्या चैलेंजेस फेस करती है एलजीबीटी कम्युनिटीज। अब इसमें पहला चैलेंज आता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का। अब देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी की, तो चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर के अंदर हो, या हेल्थ केयर सेक्टर में वो मतलब अपनी सर्विसेज को लेने गए हों, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीमार हुआ है, ट्रीटमेंट के लिए गया है, तो उन्हें बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इनके साथ ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि इनको जल्दी से जॉब नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से ये पॉवर्टी में चले जाते हैं और अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। तो मींस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन अपने आप में दूसरा सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ये अंडर रिप्रेजेंटेटेड है मीडिया में, पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनकी इतनी ज्यादा पहचान नहीं है। तो इस वजह से इनकी आवाज लोगों तक पहुंचती भी नहीं है और ना ही सरकार तक पहुंच पाती है। तो ये एक मेजर चैलेंज आपको सामने देखने को मिलता है। तीसरा बड़ा चैलेंज है, लोग इसे मेंटल हेल्थ इशू मानते हैं। मींस आपने देखा होगा कई जैसे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में इनकी दुख को बताया गया, तो इसमें लोग क्या समझते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई काला साया आ गया है, जादू टोना हो गया है। तो वो चीज सोच के लोग इन्हें टॉर्चर करते हैं, इनके साथ कई क्राइम्स कमिट किए जाते हैं, जैसे फिजिकल या वर्बल अब्यूज, बुली करना, हरास करना, और इन्हें हमेशा एक डर लगा रहता है इनसिक्योरिटी का। तो ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा वनरेबल फील करते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, होमलेसनेस। जब भी किसी फैमिली में आप ये देखते हैं कि कोई बच्चा ये कहता है कि भाई मैं अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को कुछ अलग दिशा से देखना चाहता हूं या कुछ अलग समझ रहा हूं, तो उस समय घर वाले उस बच्चे को घर से निकाल देते हैं, या कई बारी उस अब्यूज से बचने के लिए वो अपने घर को छोड़ देते हैं। अब इसकी वजह से ना तो उन्हें एजुकेशन प्रॉपर मिल पाती है, ना सोसाइटी का सपोर्ट, जिसके कारण वो ड्रग अब्यूज और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहां से उनकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। तो वैसे तो यहां पर गवर्नमेंट को जरूरत है, वे फॉरवर्ड में मैं ये कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट को जरूरत है कुछ सपोर्टिव पॉलिसी और लॉ बनाने की, ताकि हम इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ के साथ हमें कोशिश ये भी करनी होगी कि हम बेटर पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करें। एथिक्स में बात करें तो जो फैमिली है वो फर्स्ट स्कूल है किसी भी बच्चे के लिए, और हमें ओपन टू एक्सेप्टिंग चिल्ड्रंस आइडेंटिटी की तरफ फोकस करना चाहिए, जहां पर हम इस डाइवर्सिटी को भी अपनी सोसाइटी में एम्ब्रेस कर सकें, मींस हम उसे अपना सकें। तो डाइवर्सिटी वैसे भी हमारी एक प्राइड है, तो इस वजह से हमें ओपन एंड एक्सेसिबल फोरम्स को बनाने की जरूरत है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, ताकि लोग इनके बारे में जो सोचते हैं उस सोच को हम बदल सकें। तो यहां पर आपके लिए इतना ही था इस डिस्कशन में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। वैसे तो मैंने काफी इजी भाषा में
इसको समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है मेरा। सवाल आपका कुछ इस तरह से, व्हाट आर द प्रोग्रेस इन शॉर्टकमिंग ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम इन प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ एलजीबीटी इंडिविजुअल, एनालाइज। मतलब आपको यह बताना है, इस चीज की समीक्षा करनी है कि भारत के अंदर जो लीगल सिस्टम है किस तरह से उसमें प्रोग्रेस देखने को मिली है या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जिससे एक एलजीबीटी इंडिविजुअल के राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको सजेस्ट करने हैं कुछ ऐसे मेजर्स जिसके थ्रू हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर से देंगे। धन्यवाद।